हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लीवरेजेस, जिसमें हमने अभी तक स्टार्ट की है ऑपरेटिंग लीवरेज ओनली। वैसे लीवरेजेस का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है दैट इट मेजर्स रिस्क। ठीक है जी। अब रिस्क दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क किस बात का, कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मीट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। फाइनेंशियल रिस्क किस बात का, कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो गया जी, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट होती है बच्चे बच्चे। अटेंशन अटेंशन, आपसी बातें नहीं। दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कौन कौन सी, एक होती है जी ऑपरेटिंग, एक होती है फाइनेंशियल। फिलहाल कल जो भी एग्जांपल हमारे सामने थे वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर थे। फिलहाल कल तक हम ऑपरेटिंग लीवरेज की ही बात कर रहे थे। नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला जो कि इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसी को आगे सॉल्व करते करते दूसरा फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सो हायर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हायर द लीवरेज का नंबर ऑल्सो। ठीक है जी। अब ऐसा है, बेशक आप घर पर अपने लेवल पर पिक एनी न्यूमेरिकल फिगर एंड जस्ट प्ले विद द फिगर्स कि अच्छा फिक्स कॉस्ट बढ़ा दिया तो वो मैग्निफिकेशन, जैसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं क्या, कि मैग्निफिकेशन किस पर, ईबीआईटी पर, कि ईबीआईटी बढ़ चढ़ के इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैग्निफिकेशन, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ा दिया तो मैग्निफिकेशन ज्यादा हो गई, फिक्स कॉस्ट कम कर दिया तो मैग्निफिकेशन कम, मैग्निफिकेशन हमारी कम हो गई। एक और बात भी है, अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। मतलब जितने परसेंट से सेल बढ़ी, मान लो सेल बढ़ी 4% से, तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा 4% से। देर इज नो मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व। पहले तो हम अपनी कॉपी का श्री गणेश कर लें क्वेश्चंस का। कल किया था वो एग्जाम्पल था, प्रॉपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एंड आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 के टॉप पर लिखिएगा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, prepare income statement in every question of this chapter. देखिए क्वेश्चन आपसे लीवरेज मांगेगा, मान लो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो ये नहीं है कि मैम क्वेश्चन पढ़ा बस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला लगा दिया, पहले इनकम स्टेटमेंट तरीके से बनाओ फिर ही लीवरेज का आंसर देना है। प्रिपेयर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इन ईच क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आइए जी आइए, अपनी कॉपी में लिखिए लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर नंबर 2, company produces and sells 10,000 shirts, selling price per shirt is 500, variable cost is 200 per shirt and fixed operating cost is 25 lakhs. Calculate operating leverage. अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट डायरेक्टली नहीं लगाना, पहले बनाओ जी चुपचाप इनकम स्टेटमेंट। बिना इनकम स्टेटमेंट बनाए आप कैसे ईबीआईटी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। मतलब बना, ये नहीं कहना मैम कैलकुलेटर में निकाल लेंगे या मन में कैलकुलेशन कर रही थी। एग्जामिनर के पास ना आपका मन जा रहा है ना कैलकुलेटर जा रहा है। सेल्स एट द रेट क्या है, सेलिंग प्राइस 500 पर शर्ट। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी जनरेट हुई, 50 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 200 पर शर्ट, तो 10,000 शर्ट पर 20 लाख का वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गई जी 30 लाख, कंट्रीब्यूशन 30 लाख।
माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, 25 लाख गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास आ गया ईबीआईटी। यही कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता है जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और एफएम में ईबीआईटी नाम भी चलता है। तो जी ये आ गया हमारे पास 5 लाख। ठीक। नाउ टू आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग लीवरेज, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इट इज 6। और अगर हमें प्रॉपरली इसको एक्सप्रेस करना है तो वी एक्सप्रेस इट एज टाइम्स, 6 टाइम्स। दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 6 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी का 6 गुना है। ठीक है, दैट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सभी के पास आंसर आ गया 6 टाइम्स। ना क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रीड कीजिए, क्या पूछ रहे हैं। इफ सेल्स आर अप बाय 10%, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। बेटा आपको रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। अगर बना लिया ईबीआईटी का आंसर तो निकालोगे, सही आंसर होगा। बट आप ये सोचो फिर फर्क क्या रहेगा कि अच्छा आप लीवरेजेस सीख कर जा रहे हो एग्जाम में, फिर लीवरेजेस की एप्लीकेशन क्या हुई है, तो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का ही एक परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है, उससे आप आंसर दोगे। इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, लीवरेजेस का आंसर, लीवरेज का आंसर ऊपर आपके पास 6 टाइम्स आया हुआ है। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको पता करना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल क्वेश्चन कितना बता रहा है, 10। तो अब आप ना वर्ड जो है देखो, अभी तक हमने चेंज वर्ड यूज किया है, हमने इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया। अब बताओ सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इंक्रीज। तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा। तो अब प्रॉपरली लिख सकते हो दैट परसेंटेज इंक्रीज, अब चेंज नहीं वर्ड मैंने लिखा, इंक्रीज इन ईबीआईटी इज 60%। बट यहां तक आंसर देकर रोक नहीं देना, आगे बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट कि ईबीआईटी अब बढ़ तो जाएगा 60% से। आप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो रिवाइज ईबीआईटी, रिवाइज ईबीआईटी। हाँ जी, ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था, 5 लाख। उसको इंक्रीज करना है 60% से, तो आपके पास रिवाइज ईबीआईटी का आंसर 8 लाख आ रहा है। दैट्स योर फाइनल आंसर, जो कि हमने परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से हमने निकाला है, rather देन प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज। अभी इसी क्वेश्चन में हम करेंगे एक सेवा, एडिशनल रिक्वायरमेंट बना लीजिए हमने। पेपर में कोई सेवा नहीं करके आनी होती, सिर्फ क्लास का काम है वो। लिखिए, इफ सेल्स गो डाउन बाय, if sales go down by 20%, if sales go down या sales decrease by 20%, calculate revised EBIT. If sales decrease by 20%, calculate revised EBIT. If sales decrease by 20%, calculate revised EBIT.
-1 लाख। हाँ जी, परसेंटेज डिक्रीज इन ईबीआईटी कितना आ रहा है बच्चे? 120%। 120%, हेंस रिवाइज्ड ईबीआईटी। आपका बिल्कुल ओरिजिनल ईबीआईटी 5 लाख था, इसको डिक्रीज करवाना है 120% से। 120% ऑफ 5 लाख मतलब 6 लाख। तो 5 लाख को जब आप 6 लाख से गिरा दोगे तो यू विल एंड अप विद -1 लाख। ठीक, रिवाइज ईबीआईटी आ गया सभी के पास। एक और सेवा भाव, एक और सेवा भाव, सेवा नंबर 2। बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स इंक्रीज so as to double EBIT? पहले क्वेश्चन समझो। By what percentage should sales increase to double EBIT? बेटा जी, ओरिजिनल EBIT कितना चल रहा है? 5 लाख। मुझे उसको 10 लाख पर लेकर जाना है, तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? अगेन, ऐसा नहीं है कि रिवर्स में इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं मैम, ऐसा नहीं करना जी। ऑपरेटिंग लीवरेज का ही कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अगेन, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लीवरेज हमारे पास है 6। अच्छा, ईबीआईटी को डबल करना तो कितने परसेंट से बढ़ाना? 100% से बढ़ाना। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ने रिवाइज्ड सेल वैल्यू नहीं पूछी है, सिंपली आप बोल दो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 100 डिवाइडेड बाय 6 करके 16.67%। दैट्स योर फाइनल आंसर। हाँ जी, ये भी क्लियर है। तो सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी पर, या ईबीआईटी टारगेट कुछ लेकर जाना तो उससे सेल्स कितनी बढ़ानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, ये सारा काम ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला आपको बता देगा। क्लियर है? हाँ जी बताइए। 100 कैसे आया? किसी चीज को मुझे डबल करना है। आप सोचो, जो चीज अभी 5 लाख है उसको मुझे 10 लाख करना है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? पहले तो बताओ गैप कितना है 5 लाख का। कहां से इंक्रीज होगा? 5 लाख से। तो कितना आ गया? 100%। ठीक है। अच्छा, किसी चीज को मुझे ट्रिपल करना हो तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है? 200%। ये चीज ठीक। डन हो गया जी क्वेश्चन। बिफोर आई मूव अहेड विद द अदर क्वेश्चंस, बच्चे पहले तो बताओ ये सारा काम हो गया। नाउ देर इज सम एनालिसिस पार्ट इन्वॉल्व, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से पहले टेबल बना हुआ है। कोई डाउट है? डाउट है किसी को कोई इस क्वेश्चन में? चलिए बच्चे, आप सभी ने ब्रेक इवन पॉइंट तो बचपन में सुना ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन कोई बता सकता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो, वो आउटपुट लेवल जिस पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना आए उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, बचपन में ना प्रॉफिट वर्ड के मायने ही यही थे कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, फिक्स कॉस्ट निकाल दो, जो बच गया वो प्रॉफिट। अब ईबीआईटी को हम वो प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो अब से मेरे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो आउटपुट लेवल जिस पर ईबीआईटी 0 हो, कभी होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ईबीआईटी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है जी। नाउ थिंग इज, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में एक मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ना प्रॉपर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आता है। वो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में ना न्यूमरेटर में आता है जी फिक्स्ड कॉस्ट। अगेन वो फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, फिक्स कॉस्ट क्यों आ रहा है, वो सब बात की बात है। मैं आपको बता रही हूँ, उसके न्यूमरेटर में आता है, ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लिंक करते हैं लीवरेजेस के साथ। हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर इज द ऑपरेटिंग लीवरेज, ये बात तो हम कल ही सीख चुके थे। हेंस हायर इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमरेटर में आता है फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का प्रॉपर फॉर्मूला मैं बताऊं तो इट्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आज ही आपने पीवी रेशियो भी तो बला सुनी थी। पीवी रेशियो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना
परसेंट है। यू डू नॉट नीड टू गेट इनटू द डेरिवेशन कि कैसे ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो बना। जब कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी कर जाओगे, आप जब अपने एग्जाम से पहले लीवरेजेस का ये सेक्शन रिवाइज करोगे, आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी तब होगी ही होगी। ठीक है, नाउ इतना देखो, अगर मेरा न्यूमरेटर हाई है तो ब्रेक इवन भी थोड़ा लेट ही अचीव होगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा है, मुझे यहाँ के किराए ज्यादा है, तो मुझे ब्रेक इवन अचीव करने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मुझे ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ जाएंगे। सो हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर इज द ऑपरेटिंग लीवरेज। तो शुरू शुरू में कुछ कुछ रोज में हमारी यही बात है जी। देखिएगा एक चीज, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 1 आने वाला है। इस केस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का ये मतलब नहीं होता कि ऑपरेटिंग लीवरेज 0 आ जाएगी। 0 कभी आ भी नहीं सकती है, मैं आपको आप भी प्रूव करूंगी 5 मिनट के अंदर। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मान लो कॉन्ट्रीब्यूशन है 8,000, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो ईबीआईटी कितना आ गया 8,000। और आप लगाओ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना आ रहा है 1। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, कोई लीवरेज नहीं है। लीवरेज का क्या मतलब होता है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। अगर मेरी सेल्स बढ़ी 10% से, तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा 10% से। देयर इज नो मैग्निफिकेशन, हेंस नो लीवरेज। ठीक, अब लो फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज लो ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक, और इसी को लिंक करना, लो ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। फिर इकट्ठे पढ़ते हैं, हाई फिक्स कॉस्ट इंप्लाइज हाई ऑपरेटिंग लीवरेज एंड हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हायर ब्रेक इवन पॉइंट। राइट, ये भी ठीक है। नाउ देयर इज सम वर्ड कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगेन ये भी एक ऐसी टर्म है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बेटर सिखाती है, एफए में सिर्फ इसका एक जिक्र है, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया देती हूँ। ब्रीफ आइडिया, मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आ रहा है 8,000 यूनिट्स पर, बट असली में ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही ऑपरेट करेगी ना। एक्चुअल उसका आउटपुट लेटर से 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, ना ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप है ना बच्चे, इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। बिकॉज वंस वी हैव क्रॉस द ब्रेक इवन पॉइंट, हम प्रॉफिट जोन में आ गए हैं, वी विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, हम सेफ्टी जोन में आ गए हैं, हेंस दिस गैप इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम ब्रेक इवन पॉइंट के कितना ऊपर चले गए हैं। नाउ इफ आउटपुट इंक्रीजेस, लेट अस से हमने अगले साल अपना आउटपुट जो है वो 14,000 यूनिट्स बेचा, अभी भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 यूनिट्स पर ही है। What is my margin of safety now? 6,000 units. तो अब कैन आई से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंक्रीज होना मतलब एक्चुअल आउटपुट का इंक्रीज होना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंक्रीज होना मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट से और दूर दूर आगे आगे जाते जा रहे हैं, मतलब और आउटपुट बेचते जा रहे हैं। तो एक लाइन आपके पास जो लिखी हुई है सबसे पहले, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस इंप्लाइज आउटपुट इंक्रीजेस। अगर मेरा आउटपुट बढ़ जाता है बच्चे, कैन यू अग्री, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगी। अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है तो कैन वी से फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने की कैपेसिटी बेटर हो जाती है, हेंस मेरा रिस्क नीचे गिर जाता है, हेंस मेरा लीवरेज का नंबर भी नीचे गिरेगा। आइए एक बार इसको हम डिस्कस करके देखते हैं। मान लीजिए आई वॉज सेलिंग 10,000 यूनिट्स अर्लियर एंड नाउ हम 14,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। देखिएगा, लेट अस से सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 है, तो सेल कितनी कितनी होगी 50,000 एंड 70,000। मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 है पर यूनिट, तो ये कितना कितना हो गया 30,000 एंड 42,000। और कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए 15,000 का, तो ईबीआईटी कितना कितना आ गया 5,000 एंड 13,000। नाउ इन दोनों इनकम स्टेटमेंट में हम अपनी अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं, अपना अपना फॉर्मूला लगाएंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का। 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना 4 टाइम्स, 28,000 डिवाइडेड बाय 13,000 2.15 जो भी आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ओनली एंड ओनली चेंज किस बात का था, हमने अपना आउटपुट
इंक्रीज किया है, आउटपुट इंक्रीज किया, जिसकी वजह से मेरा लीवरेज का नंबर जो है वो गिर गया है। लीवरेज का नंबर गिरना, सिंस लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, हमारा रिस्क भी गिर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क किस बात का है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट है, बट आउटपुट बढ़ाना मतलब उस फिक्स कॉस्ट की कवरेज बेटर होना, इसलिए हमारा रिस्क जो है गिर गया है, हेंस लीवरेज भी गिर गई है। तो ये बात लिखी, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करने का मतलब ही होता है कि हम सेफ्टी जोन और इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आउटपुट बढ़ा रहे हैं। आउटपुट का बढ़ना मतलब फिक्स कॉस्ट को बेटर कवर करना, हेंस रिस्क गिर जाता है, हेंस लीवरेज भी नीचे गिरेगी। वाइसा वर्सा, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीजेस, तो मतलब सेफ्टी जोन थोड़ा सा कम हो गया, मतलब आउटपुट गिर गया। तो रिवर्स बात देख लो, मान लो पहले 14,000 सेल कर रहे थे, अब 10,000 पर आ गए हैं, तो फिक्स कॉस्ट को लेकर रिस्क इंक्रीज हो जाता है, हेंस लीवरेज का मेजर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही बात आपके पास यहां पर लिखी हुई है, दोनों चीजें। ओएल मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज, क्लियर है ये वाली चीज? अच्छा, नाउ देर इज वन थिंग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस लिखकर छोड़ देना प्लीज। ऑपरेटिंग लीवरेज is reciprocal of margin of safety ratio। बेटा जी ये बात ना बस लिख के प्लीज छोड़ देना, रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कर लो कॉस्ट अकाउंटिंग में, फिर आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अभी मैं उस कंफ्यूजन में आपको नहीं डालूंगी। कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एफएम में उसके पंगे नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। मैं खुद आपको जब कॉस्ट अकाउंटिंग में वो चैप्टर करेंगे ना, मैं खुद आपकी ये लिंकिंग करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, अभी के लिए बस एज इट इज पढ़ के छोड़ देते हैं। तो इधर भी वही बात ही आ रही है, देखो एक तरीके से, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली चीज है, अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रिजल्टिंग फिगर नीचे गिरेगी। ऊपर भी तो ये लिखा था, इफ एमओएस राइजेस ऑपरेटिंग लीवरेज फॉल्स। ठीक, ओके। नाउ अगले जो तीन मेरे पास डिस्कशन है वो हम एक साथ करेंगे। इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन वन, लेस देन वन, या कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एक साथ हमें सारी चीजें पढ़ते हैं। मैं अपने पास इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत कंट्रीब्यूशन से करूंगी बच्चे। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव मी ईबीआईटी। मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 और कंट्रीब्यूशन है 8,000, तो ईबीआईटी मेरे पास आ गया 3,000। प्लीज मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर बताना। 8 डिवाइडेड बाई 3, 2.67। Now, in this case, if I ask you, are we operating above break-even point, below break-even point, या exactly at break-even point? Above break-even point, because देखो वेरिएबल खर्चे तो मीट हो ही रहे हैं, तभी कंट्रीब्यूशन आ रही है पॉजिटिव। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स खर्चे भी मीट करवा दिए, तब भी कुछ बच रहा है, मतलब प्रॉफिट बच रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट। इन सच केस वी हैव पॉजिटिव ईबीआईटी। तो एक बार वो केस पढ़ना, आपकी बुक में क्या लिखा है, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1, तो क्या लिखा है आगे, ऑपरेशंस अबव ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इन दैट केस देयर इज पॉजिटिव ईबीआईटी। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लीवरेज मोर देन 1 ही तो आ रही है यहाँ पर। Now let's discuss a case where contribution is not enough to meet the fixed cost. मतलब मेरे पास EBIT नेगेटिव में आ रहा है। कैन यू टेल मी ऑपरेटिंग लीवरेज इस केस में कितनी आएगी, -4। ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 आ रही है, राइट? इन सच अ केस वी आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव EBIT। अच्छा, एक चीज हमने यहां पर ब्रैकेट में लिखनी है, दैट ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 का मतलब होगा बेटा जी लेस देन 0। ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 0.99। ये अभी मैं आपको प्रूव करूंगी। लेस देन 1 का मतलब सीधा नेगेटिव जोन में जाएगी, पॉजिटिव जोन में 0 to 0.99 हो ही नहीं सकती, या तो 1 से ज्यादा होगी या तो 0 से नीचे होगी, 0 to 1 के बीच में नहीं होने वाली। अभी मैं प्रूव करूंगी, पहले लिखो इस चीज की, पहले लिखो, ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। लिख लिया जी? अब मैं आपको ये चीज प्रूफ करके बताती हूँ। मान लीजिए मुझे ना ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर लेटर से 0.6 करवाना, लेटर से 0.6 करवाना है।
0.6 का पता है क्या मतलब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी के फॉर्मूले के हिसाब से कि जी कंट्रीब्यूशन 600 हो और ईबीआईटी पॉजिटिव 1000 हो। कंट्रीब्यूशन 600 है, अभी उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होना है सो दैट ईबीआईटी पॉजिटिव 1000 हो जाए। ऐसा हो सकता है ईबीआईटी ज्यादा और कंट्रीब्यूशन कम? नहीं हो सकता। क्या कोई नेगेटिव फिक्स कॉस्ट नाम की कोई चीज चलती है? कोई नहीं चलती है जी। सो पॉइंट इज ये केस पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात ऐसे मॉड्यूल ने भी लिखी है, मैं आपको लिखवा भी दूंगी। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर अगर जाएगा तो नेगेटिव जोन में जा सकता है, जो कि आपने देख लिया है, बट कभी भी पॉजिटिव जोन में 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? देखिएगा, इफ आई नीड माई आंसर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लेट अस से 0.4, राइट? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मान लीजिए मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 400 रुपीज की आ रही है। बताइए, अगर लीवरेज का आंसर 0.4 है, व्हाट डज ईबीआईटी नीड टू बी इन सच केस? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। दिस इज 0.4, कॉन्ट्रीब्यूशन 400 है, तो ईबीआईटी को कितना होना पड़ेगा? 400 डिवाइडेड बाई 0.4 कितना हो गया? 1000। सो ईबीआईटी नीड्स टू बी 1000 इन ऑर्डर टू लीवरेज टू बी 0.4। ऐसा पॉसिबल है क्या? यहां से तो फिक्स कॉस्ट माइनस होती है। Can EBIT be a greater number than contribution? या in other words, can contribution be a smaller number than EBIT? नहीं जी। इसलिए ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कभी भी 0 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता। डन है जी ये चीज? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ केस वेयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये तो -4 ही था। फिक्स कॉस्ट 5000, कंट्रीब्यूशन भी 5000, ईबीआईटी आ गया एग्जैक्टली 0। वी आर ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट। इन सच केस क्या आप लीवरेज का कोई आंसर बता पाएंगे? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोल देंगे, ठीक है, रिजल्टिंग इन 0। तो ये भी चीज है, लीवरेज इज अनडिफाइंड इन दैट केस, तो ये आपके पास बात लिखी होगी, देख लेना। If contribution is exactly equal to fixed cost resulting in 0 EBIT, we are operating exactly at break even point. In such case, leverage is undefined. बताइए, ये 3 रोज आपको क्लियर है? नाउ लास्ट रो है जिसमें एक कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करोगे बीटा नाम का। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सीए इंटर की पढ़ाई ना बड़ी लिमिटेड है, हम बहुत ज्यादा आगे की बात कर नहीं पाते हैं, बट जब आप सीए फाइनल की एफएम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एक बीटा। बीटा कैलकुलेट करना सीखते हो, यहाँ पर तो सिर्फ बीटा का इधर उधर जिक्र है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बीटा इज। आपको पता है पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो मेरा ये पोर्टफोलियो। डिफाइन पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वर्ड टू मी। पोर्टफोलियो मतलब? हाँ जी, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं या अलग अलग हम बोलेंगे सिक्योरिटीज होती हैं। बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। इट्स अ बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो और अ बंच ऑफ, इट्स अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज और अ बंच ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटीज, ठीक है। अच्छा, आपने इंडेक्स वर्ड भी सुना होगा, जैसे कि निफ्टी इज एन इंडेक्स, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स, वो इंडेक्सेस नाम भी है। तो वो निफ्टी है या सेंसेक्स है, उसमें क्या चीज है? अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो एन इंडेक्स विच रिप्रेजेंट्स, निफ्टी की बात करें तो 50 सिक्योरिटीज, सेंसेक्स की बात करें तो 30। ऑलराइट, नाउ ये पोर्टफोलियो है जी, ये पोर्टफोलियो, राइट? एंड इस पोर्टफोलियो में मेरे पास इंडिविजुअल कंपनीज चल रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट अस से मेरी अपनी कंपनी है, कंपनी ए। जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसका बीटा होता है 1, बिकॉज वी टेक पोर्टफोलियो एज एन एवरेज, एज अ बेस। तो बेस को हमेशा 1 लिया जाता है। नाउ व्हाट डज बीटा रिप्रेजेंट? इस पोर्टफोलियो में मान लीजिए 30 अदर सिक्योरिटीज, मतलब टोटल 30 सिक्योरिटीज चल रही हैं, जिनमें से एक है मेरे पास कंपनी ए। इस कंपनी ए की मूवमेंट की, इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए किसी दिन मेरा ये पोर्टफोलियो या कोई इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स वगैरह अप गया, मान लीजिए 2% से, 2% से, चलो एक बार सिंप्लीफाई करके 10% से अप चला गया, लेटर से, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया 10%, एनीवे। और लेटर से इंडिविजुअली कंपनी है जो कि इस पोर्टफोलियो का हिस्सा है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है 14% से, ठीक। तो कंपनी ए का इंडिविजुअल बीटा ऑफ कंपनी ए पता क्या बनेगा? 1.4। 1.4 कैसे आया? 14 डिवाइडेड बाय 10 करके। नो, ये बीटा रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बीटा रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्टिकुलर शेयर कंपनी ए का
मैं वर्ड्स कुछ यूज कर रही हूं, कितना सेंसिटिव है, कितना रिएक्टिव है, कितना वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट मूवमेंट। मार्केट अप गई 10% से, ये 10% से अप नहीं गया, ये तो 14 से अप चला गया, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा जल्दी छिड़ जाता है ये, तो हेंस इसका बीटा भी 1 से ज्यादा होगा। नाउ लेट अस से इसी पर्टिकुलर डे पर देयर वाज सम अदर कंपनी, कंपनी एक्स। अब हुआ क्या, मार्केट तो ऊपर गई है 10% से, बट कंपनी एक्स का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 8% से ऊपर गया है, कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स का बीटा कितना हो जाएगा, 0.8। सो बीटा कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1, क्योंकि 1 तो किसका होता है, पोर्टफोलियो का बेस बीटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल कंपनीज कैसे रिएक्ट कर रही है, तो इंडिविजुअल कंपनी के बीटा निकल कर आ जाते हैं। सो पॉइंट इज, अगर बीटा मोर देन 1 है तो क्या बोलेंगे, हाईली सेंसिटिव कंपनी है, उसका शेयर प्राइस जो है हाईली सेंसिटिव है। अगर बीटा लेस देन 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम सेंसिटिव है, कम वॉलेटाइल है, यहां बोलेंगे थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है। अब इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा अटैच करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। अगर आपके सामने दो कंपनीज मैंने रखी, कंपनी ए एंड कंपनी एक्स, आपको क्या लगता है कि किसमें पैसा लगाना ज्यादा रिस्की है, कंपनी ए में, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है। कल को मार्केट नीचे गिर गई लेटर से 5% से, कंपनी ए का बीटा कितना है, 1.4, तो कंपनी ए का प्राइस कितने से नीचे जाएगा, 1.4 इंटू 5, 7% से, ठीक है। और यही कंपनी एक्स का कितना प्राइस नीचे जाएगा, 5 इंटू 0.8, सिर्फ और सिर्फ 4% से। तो अगेन रिस्क में भी यही बात होती है कि बढ़ने को चीजें बढ़ चढ़ के बढ़ेंगी, कम होने को फिर बढ़ चढ़ के कम भी होगी। हाई द रिस्क हाई द फ्लक्चुएशंस, लो रिस्क लो बीटा, हेंस लो फ्लक्चुएशंस। अरे तो बताओ, बीटा का मतलब समझ में आया, बीटा का सिंपल मतलब है इट इज अ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं, या इट इज एन इंडेक्स which tells us about the sensitivity of a share price in response to market movement। ये सब बात मैं आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में लिखवा दूंगी। मतलब कितना सेंसिटिव वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, कितनी रिएक्टिव है, कितनी स्टेबल या अनस्टेबल है, वो एक कोफिशिएंट बताता है बीटा नाम का, ठीक है जी। नाउ इसका लीवरेज से क्या लेना देना, आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यही हम बात करते हैं, लेट अस से कंपनी एस एंड कंपनी टी। कंपनी एस के पास हाई फिक्स कॉस्ट है और इसके पास लो फिक्स कॉस्ट है, हेंस एज अ रिजल्ट इनके पास लीवरेज हाई है और इनके पास लीवरेज कम है। लेट अस से कोविड आ गया जी। अब कोविड आ गया तो फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई, आउटपुट जो उस साल में बन सकता था नहीं बन पाएगा, आउटपुट गिरेगा, सभी कंपनीज का गिरेगा, अक्रॉस द इंडस्ट्री गिरेगा। अच्छा जी, सेल्स का गिरना, आउटपुट का गिरना, तो ईबीआईटी भी गिरेगा। अब ईबीआईटी बढ़ चढ़ के किसका गिरने वाला है, किसका गिरने वाला है, कंपनी एस का। तो इसके ईबीआईटी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, डिक्लाइन तो इसका ईबीआईटी भी होगा बट थोड़े से कम से होगा। जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर को, स्पेशली मैं कंपनी एस के शेयर होल्डर की बात कर रही हूं, इनको पता है कि इस कंपनी ने फिक्स कॉस्ट के पंगे ज्यादा लिए हुए हैं, जैसे ही कोविड की खबर आती है या फैक्ट्री बंद होने की खबर आती है तो इनका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ईबीआईटी कम हो जाएगा, फिर कल को मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ईपीएस गिर जाएगा, ये सब होने से पहले भागो। भागो मतलब बेच दो। जब सभी शेयर होल्डर्स अपना शेयर, कंपनी एस का शेयर बेचने की सोचेंगे तो वो शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन जाएगा। बहुत सिग्निफिकेंटली अगर शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई, मतलब इस कंपनी का बीटा बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज हाई बीटा इंप्लाइज हायर फ्लक्चुएशंस। ऑन द अदर हैंड कंपनी टी के बारे में बात करते हैं। कंपनी टी के शेयर होल्डर्स क्या सोच रहे हैं कि इन्होंने फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा नहीं लिया हुआ, हेंस कल को फैक्ट्री बंद भी पड़ गई, यस ईबीआईटी गिरेगा, बट क्या मैग्नीफाई होकर गिरेगा, नहीं, कम मैग्निफिकेशन है, तो चलो थोड़ा सा लॉयल रहते हैं कंपनी के साथ, क्योंकि फैक्ट्री दोबारा से स्टार्ट हो गई, चलो फिर से चीजें अब चली जाएंगी। तो क्या इतना उनका सडन रिएक्शन आएगा भागने का, इनका रिएक्शन भागने का नहीं आएगा, कुछ लोग भाग जाएंगे, कुछ लोग बने रहेंगे। पॉइंट इज, क्या इनका बहुत तेजी से शेयर प्राइस नीचे गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो बहुत तेजी से नहीं गिरेगा, कम गिरेगा, मतलब कम रिएक्शन है शेयर प्राइस में, कम सेंसिटिव है। अगर शेयर प्राइस में वॉलिटिलिटी कम है, मतलब इस कंपनी टी का बीटा
लो है as compared to company S. So this is linkage between the concept of leverage and concept of beta. High fixed cost implies high operating leverage, implies higher beta. Low fixed cost implies lower operating leverage, implies lower beta. Ultimately, leverage is a measure of risk. Beta is also a measure of risk. Leverage बात करती है कि fixed cost का risk वाला फैन, ये दोनों फैंस ऑन कर दीजिए। अच्छा, चलो जी, अब आपको फर्दर बोर नहीं करेंगे। लेट्स जंप बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। थोड़ा ये वाला थोड़ा सा कम। हाँ जी। अच्छा, एक चीज लिख ही लो यहाँ पर। क्या चाहिए, क्या चाहिए? टेम्परेचर कम करना है? नोट लिखिए प्लीज, नोट लिखिए पेज नंबर 4.4 पर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बच्चे साइलेंस प्लीज। क्या हुआ? सीधा बैठिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1. It can be 0 or less. It can be 0 or less, or it can be 1 or more. 0 या उससे कम, 1 या उससे ज्यादा हो सकता है। 0 to 1 के बीच में कभी भी नहीं होगा। ये बात आईसीएम मॉड्यूल में भी लिखी गई है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी। Calculate operating leverage for each of the 4 firms A, B, C and D from the following price and cost data. चारों फर्म्स के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दिया। What calculations can you draw with respect to levels of fixed cost and degree of operating leverage? Result explain. Assume number of units sold is 5000. चारों फर्म्स के लिए आउटपुट कितना है? 5000। तो पहले तो ना आप ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर निकाल लो चारों फर्म्स के लिए। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ईबीआईटी तक पहुंचो और लीवरेज का आंसर बताओ। एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे विद 4 कॉलम्स। एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, चारों फर्म्स के कॉलम क्रिएट कर लीजिए, ए बी सी एंड डी। चलिए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लीवरेजेस का आंसर लिखकर बताएंगे।
और इनकम स्टेटमेंट में ही नीचे ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ जी, फर्म ए का ऑपरेटिंग लीवरेज 7। 7, 2, 3 एंड 1। सभी के पास यही आंसर आ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इन्होंने हमसे कमेंट मांगा है। कमेंट सिंपल एक एक लाइन में कमेंट देते हैं या एक दो दो वर्ड्स में। सबसे पहले फर्म डी की बात करते हैं। लीवरेज क्या है? 1। इसका क्या मतलब होता है? लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करे? क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट निल है। तो ऐसी फर्म को बच्चे हम ना अनलीवर्ड फर्म बोल देते हैं। अनलीवर्ड फर्म, जिसके पास लीवरेज नहीं है वो अनलीवर्ड। ठीक। अच्छा, जिसके पास लीवरेज है उसको हम क्या बोल देंगे फिर? लीवर्ड फर्म। बट लीवर्ड फर्म बाकी तीनों बच गई, ए बी और सी। उसमें से ए की तरफ देखो, 7 इज टू हायर नंबर। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वैसे तो सब्जेक्टिविटी होती है। अगर वैसे किसी कंपनी के लिए हमेशा फ्यूचर में फेवरेबल सर्कमस्टांसिस ही हैं, मैं तो कह रही हूँ लीवरेज का नंबर 7, क्या तुम 70 ले जाओ। आइदर लीवरेज आइदर मैग्निफिकेशन, इफ चांसेस आर कि सेल बढ़ती रहेगी, कभी नीचे नहीं गिरेगी। बट प्रैक्टिकल वर्ड में क्या होता है? ऊपर नीचे कुछ भी चल सकता है। उस हिसाब से लीवरेज 7 जो है काफी हाई है। इसका क्या मतलब है? अगर कल को सेल्स गिरी 10% से तो ईबीआईटी नीचे गिरेगा 70% से। ईबीआईटी का 70% से गिरना बहुत बड़ी बात है जी, छोटी मोटी बात नहीं है। सो इसको हम लीवर्ड तो बोलेंगे, हम इनफैक्ट ये बोलेंगे हाईली लीवर्ड है, वेरी वेरी रिस्की। और 2 और 3 फिर भी ठीक ठाक नंबर्स है, तो इनको हम मॉडरेटली लीवर्ड बोल सकते हैं। मॉडरेटली लीवर्ड। रिस्क लेना भी चाहिए, बट इतना भी नहीं लेना चाहिए जितना फर्म ए ने लिया हुआ है। कंपनी बी कंपनी सी जैसा रिस्क लेना चाहिए। मॉडरेट रिस्क, बस यही है जी। सबसे ज्यादा रिटर्न भी ए वाले में मिलती है। आएगी अगेन, रिटर्न तब मिलेगी व्हेन सिचुएशन इज फेवरेबल। अगर अनफेवरेबल होगी तो फिर रिटर्न बढ़ चढ़ के गिरेगी, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होगी ईबीआईटी। ये चीज है। जीरो हो सकती है अगर मेरा न्यूमरेटर जीरो है। लेट अस से माय कंट्रीब्यूशन इज जीरो, तो ईबीआईटी तो नेगेटिव आ जाएगा। लेट अस से माय कंट्रीब्यूशन इज जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है, तो बच्चे ईबीआईटी कितना हो गया? -2000। लगाओ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, आंसर क्या आ गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, following summarizes the percentage change in operating income, percentage change in revenue and beta for the 4 pharmaceutical firms. Change in revenue और change in operating income, मुझे बताओ ऑपरेटिंग इनकम किस चीज का दूसरा नाम है? ईबीआईटी का। ऐसे ही रेवेन्यू को हम सेल्स बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें सामने से क्या बता रहा है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बीटा भी दे दिया, बट पहली रिक्वायरमेंट पढ़ो। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स एंड कमेंट ऑल्सो। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करनी है चारों फर्म की। अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? परसेंटेज चेंज वाला। लगाओ और आंसर दो पहले तो। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। पहले तो टॉप में फॉर्मूला लिख लो। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। फिर आप अलग अलग फर्म्स की बात कर सकते हो, फर्म्स के जो भी नाम है। PQR इसमें भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो।
हाँ जी, ये बताना कितना आ रहा है PQR का 0.9259 या 926 कर लो, एक ही बात है। बट पॉइंट इज, अब ध्यान से सुनो, ये नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कब होने लग गया बच्चे कि सेल्स बढ़ेगी 27% से और EBIT डीमैग्निफाइड वे में बढ़ रहा है? मतलब या तो यार वो प्रोपोर्शनेट हो जाता 27 का 27, समझ में आता है, या मैग्नीफाई होके बढ़ता है। 27% से सेल बढ़ाकर सिर्फ 25% से EBIT, नॉट पॉसिबल। या तो EBIT मैग्नीफाई होता है या मैग्नीफाई नहीं होगा, मतलब सेम परसेंटेज चेंज आएगा, बट लेस परसेंटेज चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अगेन हमने भी पहले प्रूव ही करके देखा हुआ है ना। पता है इन चीजों में ये चैप्टर बहुत ज्यादा कलेशी चैप्टर है। इतने ड्राफ्टिंग एरर्स होते हैं ICAI की तरफ से क्वेश्चन में कि फिर हमको लगता है कि यार इतनी गलतियां, स्कैनर आने दो बेटा। इतनी लड़ाई होती है, आप आपस में लड़ोगे, मुझसे लड़ोगे, मैम ये हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ICAI की गलती है वो क्वेश्चन ही पेपर में गलत बना देते हैं। और इतने शाणे हैं कि वो सजेस्टेड आंसर में ना बस किसी तरह जुगाड़ से निकल भी लेते हैं। वो गलत क्वेश्चन बना के भी वो किसी ना किसी तरह सजेस्टेड आंसर में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आंसर तो निकाल ही देंगे। नो थिंग इज, बच्चे का दिमाग जिसका पेपर में चल नहीं रहा वो तो ब्लैंक छोड़ के आ जाएगा। बट हमको क्या करना होता है, हमको भी इतना रखे कि कुछ तो करके ही आना है जी। तो ये FM में सिर्फ और सिर्फ एक लीवरेज चैप्टर है जिसने वो कलेश करने हैं, बाकी सब किसी चैप्टर में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती। पता है लीवरेज चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, शायद उसको उनको मजा आता है इसमें पंगे क्रिएट करने में। और पंगे क्रिएट करके क्वेश्चन तो बना देते हैं भाई, खुद पेपर रिलीज करने से पहले हाथ से सॉल्व करके देख लो। जब पता चल जाता है कि आंसर नहीं आ रहा, पर उसी टाइम पे गलतियां ठीक हो जाती है। बट नहीं, उन्होंने क्वेश्चन पहले बना देना है, आंसर बाद में रिलीज करने होते हैं। और अंत में आप स्कैनर आने दो सामने, मजे आएंगे इस चैप्टर के स्कैनर करके। ठीक, चलो जी। बाकी फॉर्म्स का नॉर्मल निकलता रहेगा, निकालो निकालो निकालो। RST का 1.28, फिर उसके बाद 1.56, 1.9048, 905 कर लो, 1.91 बोल दो। देखो ऐसा है, अगर इस आंसर ने कहीं आगे यूज नहीं होना ना किसी कैलकुलेशन में, तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो। बट इसी में आगे यूज होना होता। फॉर एग्जाम्पल आज ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे अगर आपको लेके चलूं, ध्यान से देखो। कहाँ गया जी, ये रहा मेरे पास। वैसे तो उधर लीवरेज का आंसर कितना आ रहा था, कड़क आ रहा था 6 टाइम्स। लेटर से ये 6 टाइम्स ना आ रहा होता, लेटर से ये 4.4532 आ रहा होता, मतलब पॉइंट्स में आ रहा था। और इस आंसर ने आगे फर्दर रिक्वायरमेंट में यूज होना था। क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने सॉल्व किया, पहली रिक्वायरमेंट में लीवरेज निकाल ली, फिर क्या आगे इसने यूज होना था? बिल्कुल यूज होना था। तो जब किसी चीज आगे यूज होना है ना, उस पर्टिकुलर रेट को या रेशो को 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया करो, बेटर एक्यूरेसी ऑफ फाइनल आंसर आता है। इधर फाइनल आंसर किस चीज का था? रिवाइज्ड EBIT का। अगर यही लीवरेज मेरा फाइनल आंसर है, इसके बियॉन्ड इसकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस पर पैक कर दो। बट फॉर बेटर एक्यूरेसी पर्पस अगर इसने आगे यूज होना है ना, तो 4 तक लेकर जाएंगे इस चैप्टर। ठीक है, ये एक जनरल रूल है कि डेसिमल प्लेसेस 4 से ज्यादा लेकर जाओगे तो वो और परेशान होने वाली बात है। 4 तक तो सभी का लोग काम कर भी सकते हैं। ठीक, ओके। अब कमेंट पूछा इन्होंने, कमेंट क्या कि देखो हर फर्म का अपनी लीवरेज होती है, अलग अलग आ रही है जी। फर्म्स की सेम तो होने के चांसेस बड़ी रेयर है। तो सिंपली हमारा कमेंट क्या है, दैट लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक या लेवल स्पेसिफिक या आउटपुट स्पेसिफिक। आप 10,000 यूनिट्स पर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, लीवरेज का आंसर कुछ और आएगा। आप 15,000 यूनिट्स पर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, लीवरेज का आंसर कुछ और आएगा। तो लिखिए कॉमेंट एक लाइन में सिंपली, दैट लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक, मतलब हर फर्म की अपनी अलग अलग होती है। दैट्स इट, ये है पहली पहली रिक्वायरमेंट। जैसे हमने पिछले वाले आप कमेंट किया था वैसे नहीं है। ये बोल भी सकते हो कि देखो अनलीवर्ड तो इनमें से कोई भी नहीं है। पिछले वाले में तो हम ये कह देंगे पॉसिबल ही नहीं है, वो 0 के बाद। मैंने पता है क्या, अब ना ये आई अग्री कि ये पॉसिबल नहीं है, पर ना सजेस्टेड आंसर में ना अपनी वो नहीं मार के आनी कि हाँ हमें नॉलेज ज्यादा है या इसलिए तुमने क्वेश्चन गलत बना दिया है ना। वो कुछ नहीं ऐसा करेंगे, जो है सो है। अल्टीमेटली हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, आपका और मेरा माई बाप कौन है इस टाइम पर? ICI। हम बड़े या ICI बड़ा? ऐसे बड़ा। ICI ने कोई गलत बात कह दी, सतवचन महाराज जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लीवरेज आ रही है 0.9 तो हाँ जी आ रही है जी। ICI ने बोल दिया कि बेटा अभी बाहर दिन नहीं रात है, हाँ जी रात है, सो जाते हैं बस, मन पड़े। ठीक है, उनको कभी गलत कहने की हरकत हिम्मत नहीं करती, बिल्कुल, पेपर में स्पेशली। चलो
कोई कमेंट नहीं है, सिंपली हाईली या लोली लीवर्ड का भी कुछ नहीं, बिकॉज वी आर वन पॉइंट पे ही तो घूम रही है सारी, कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस भी नहीं है। तो सिंपली दैट लीवरेजेस आर फर्म स्पेसिफिक, दैट्स इट, हर फर्म की अपनी अलग अलग होती है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट, यूज द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। आप देखिए पहली फर्म से फोर्थ फर्म तक जाते जाते वैसे लीवरेज इंक्रीज हो रही है, और क्वेश्चन ने इनका बीटा जो बताया टेबल में वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाई लीवरेज इंप्लाइज हाई बीटा। बट आइए अब इसको प्रॉपरली हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। मैं डिक्टेट कर दूं चलेगा? लिखो ना, ओके डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिए लिखिए। ऑपरेटिंग लीवरेज indicates operating leverage indicates impact on EBIT. Operating leverage indicates impact on EBIT due to changes in sales, due to changes in sales, full stop, high fixed cost leads to high fixed cost leads to higher impact on EBIT. High fixed cost leads to higher impact on EBIT, and hence leverage is also higher. And hence leverage is also higher. ये बात तो आप सभी जानते हैं जी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बीटा की बात करते हैं। देखिए, बीटा इज अ कोएफिशिएंट, बीटा इज अ कोएफिशिएंट which indicates, beta is a coefficient which indicates sensitivity, of share prices, which indicates sensitivity of share prices of a company's share, of a company's share in response to market changes. ठीक है, फिर लिखिए, a company with high fixed cost, a company with high fixed cost a company with high fixed cost will experience significant changes. A company with high fixed cost will experience significant changes in share price as compared to market movements. A company with high fixed cost will experience significant changes in share price as compared to market movement. Full stop. Hence, beta of such company will high. Hence, beta of such company will be high. पहले ये वाला पूरा पैराग्राफ बीटा वाला पढ़ के देखो, इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू यू नाउ? बीटा क्या होता है, और हाई फिक्स कॉस्ट के केस में हाई बीटा। ठीक है, हाँ जी, पहले पैराग्राफ में क्या लिखा था, हाई फिक्स कॉस्ट इंप्लाइज हाई लीवरेज। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा, हाई फिक्स कॉस्ट इंप्लाइज हाई बीटा। सो देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट high leverage implies high beta. Therefore, it can be concluded that high leverage implies high beta.
डन हो गया जी। ओके, देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज के अपने स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ये तीन ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ बढ़ जाएंगे तो इसके बाद चैप्टर में ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं आएगी, ये आएगी। अभी हम फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो फिर क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज। तो इस तरीके से असली चैप्टर तो बाद में शुरू होगा, अभी तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक, चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल लीवरेज। अपनी कॉपीज में फाइनेंशियल लीवरेज की हेडिंग डालिए, फाइनेंशियल लीवरेज। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड, ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड। इनकम स्टेटमेंट बनाइए, ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड। हाँ जी बच्चे, ऑपरेटिंग लीवरेज में इनकम स्टेटमेंट कहां तक जारी थी हमारी? ईबीआईटी। अब ये शुरू ही ईबीआईटी से होगी, ईबीआईटी। पहले हम ओरिजिनल काम कर लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल ईबीआईटी है हमारे पास 10,000, माइनस करेंगे यहां से इंटरेस्ट, लेटर से 4,000, तो हमारे पास आता है जी ईबीटी, वो आ गया 6,000। फिर टैक्स एडजस्ट कीजिए, टैक्स एट द रेट 30%, तो ईएटी आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, कितना? 4,200। अज्यूम कीजिए देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने लिखा जरूर, बट अभी के लिए अज्यूम कीजिए इट इज निल, इट इज निल। तो मेरे पास क्या आया? अर्निंग्स, आप अकाउंट्स में जो भी नाम लेते हो, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल है, बड़ा फैंसी वर्ड है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैं सिंपली बता क्या बोलती हूँ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, खत्म ही बात। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स वही रखना, वही रखना, बट इधर हम सिंप्लीफाई। क्या चीज? एट्रीब्यूटेबल लिखो, देखो उधर की टेक्निकल टर्म इधर ले आओ, बट इधर की सिंप्लीफाइड टर्म उधर नहीं लेके जाए, बस वहां पंगे नहीं लेने। क्या हुआ? अच्छा, लेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी 1,000। व्हाट इज ईपीएस? 4 पॉइंट। ओके, नाउ मान लीजिए ईबीआईटी हमारा 10% से इंक्रीज हो जाता है। अब रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब रिवाइज्ड ईबीआईटी कितना हो गया? 11,000। अब बताइए, इंटरेस्ट तो अपनी जगह 4,000 ही रहेगा। सो व्हाट इज ईबीटी नाउ? 7,000। टैक्स 2,100। ईएटी कितना हो गया? 4,900। प्रेफरेंस डिविडेंड कोई भी नहीं है, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी, एंड फिर ईपीएस कितना आ रहा है? 4.9। ऑल राइट, I want you all to clearly write here what is percentage increase in EBIT, वो तो हमने ही बढ़ाया है जी, कितने से? 10% से। और ऑल्सो फिगर आउट करो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस नाउ, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, ईपीएस 16.66%। देखिए ईपीएस बढ़ा, कितने से बढ़ा? 0.7 से। कहां से? 4.2 से। तो ये कितना आ रहा है? 16.67%। यही बताया जी सभी ने। हाँ जी, ये आ गया जी। नाउ अब आप देखो कि ईपीएस बढ़ने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि क्योंकि इन दी फर्स्ट प्लेस ईबीआईटी बढ़ गया।
अब आप ये देखो, जब ईबीआईटी बढ़ा 10% से, क्या प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट भी बढ़ा? नहीं। तो मैग्निफिकेशन तो सीधी यहीं पर ही आ गई, ईबीटी के ऊपर ही मैग्निफिकेशन आ गई। आप चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी देखो, 6,000 से चीज 7,000 हो गई, कितने परसेंट? 16.67%। जब ईबीटी मेरा 16.67% से बढ़ रहा है, देखो टैक्स इज समथिंग विच इज प्रोपोर्शनेट, तो ईएटी भी 16.67%, फिर आगे अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी 16.67 एंड हेंस ईपीएस भी 16.67। तो मैग्निफिकेशन आने का इकलौता और इकलौता कारण इस इनकम स्टेटमेंट में क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के होने की वजह से मैग्निफिकेशन आ गई। अब ये मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करती है समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। तो एक तो फाइनेंशियल लीवरेज का आपके पास बनेगा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। आप चेक कीजिए, आपका ईबीआईटी बढ़ा जब 10% से, तो ईपीएस बढ़ा 16.67 से, तो ये लीवरेज कितनी आ रही है? 1.667 टाइम्स। पहले तो इसको लिखो। ठीक है जी, 1.667 आ गया। अब एक और चीज है जी, आपने ऑपरेटिंग लीवरेज का पहले परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला समझा, फिर उसको सॉल्व करते 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 हम कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी पर आ जाते हैं। ऐसे इसको भी सॉल्व करते करते फिलहाल मैं एक टेम्परेरी फॉर्मूला लिखवा रही हूं, उसको मन में ना बिठाना। ईबीआईटी अपॉन सिंपली ईबीटी। एक बार ना वैसे भी समझो, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दोनों में फर्क किस चीज का था? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करो कि ईबीआईटी आ जाए? फिक्स कॉस्ट। ऐसे ईबीआईटी में से क्या माइनस करो ईबीटी आ जाए? इंटरेस्ट। तो जैसे उधर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इधर ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाते हो, ओरिजिनल या रिवाइज्ड? किसने बोला रिवाइज्ड? ओरिजिनल में ही लगाते हैं। ओरिजिनल का क्या मतलब होता है? जहां से परसेंटेज चेंज मेजर करते हो। तो ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी कितना है जी? कितना है? 10,000। और ईबीटी कितना है जी? 6,000। तो चेक कर लो आंसर। दोनों फॉर्मूला सेम आंसर कब देंगे? जब परसेंटेज चेंज वहां से लिया जो ओरिजिनल है, और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी भी वही लगाया जो ओरिजिनल है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। बट अभी भी ये है टेम्परेरी फॉर्मूला बेटा जी, क्योंकि अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड कॉस्ट की बात की है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक, ओके। नाउ लेट्स टॉक अनदर केस। अब इसी के नीचे हम दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ये केस तो अभी के लिए मैंने क्लोज कर दिया। अब इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाते हैं, जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। पहले तो आप लोग अपनी तरफ से ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, पूरा पूरा ईबीआईटी से शुरू करके ईपीएस तक, वही सेम फॉर्मेट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव मी ईबीटी। ईबीटी में टैक्स माइनस करना 30%, तो आएगा ईएटी। ईएटी में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, तो आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके आएगा ईपीएस। ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। हाँ जी, ओरिजिनल ईबीआईटी 10,000 ही ले लो बच्चे, इंटरेस्ट भी वही 4,000 ही ले लो।
ईबीटी 3000, 6000 क्या हो गया इसको, 6000 और अब प्रेफरेंस डिविडेंड आप लेना, एक सेकंड रुक जाओ, 1400, 1400 अर्निंग्स फॉर इक्विटी बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 लेना, ईपीएस 2.8। अब आप ईबीआईटी को इंक्रीज कर दो 10% से, रिवाइज इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। 10%, 10%, 11,000 ईबीआईटी लेकर ओके, रिवाइज्ड ईपीएस 3.5। फिर क्लियर कट लिखना, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, वो तो हमने ही अज्यूम किया था 10%। एज अ रिजल्ट व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। जी ईपीएस कितने रुपी से बढ़ रहा है, पहले तो ये गैप बताओ। 0.7, 0.7 से बढ़ा, कहां से बढ़ा, 2.8 से, तो ये कितना आ गया आपके पास, 25%। अच्छा ठीक, तो अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाते हो परसेंटेज चेंज वाला, क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये फॉर्मूला लगाओ जी, फाइनेंशियल लीवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो ये मुझे बताओ कितना आ रहा है, 2.5 टाइम्स। देखो ऊपर वाले केस में जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था उसमें कितनी आ रही थी, 1.6। अब इधर ज्यादा आ रही है क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट था, इधर दो दो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट बढ़ाई, देखो रिस्क तो बढ़ना ही है, लीवरेज का नंबर भी बढ़ना ही था, तो आना तो ज्यादा ही था। बट पॉइंट इज, आपने जो ऊपर एक और एडिशनल फॉर्मूला लिखा था, क्या लिख, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, वो यहां पे लिखना मत प्लीज, लिखना मत, मैं बस रॉन्ग चीज लिख रही हूं। मैं अगर लगाऊं, कहां पे लगानी है बाय द वे, ओरिजिनल या रिवाइज्ड, ओरिजिनल, ओरिजिनल में ईबीआईटी कितना था, 10,000, और ईबीटी कितना था, 6,000, तो आंसर तो 1.67 ही आना है। गलत हो गया आंसर, क्यों गलत हो गया जी, ईबीआईटी टू ईबीटी की जर्नी में इंटरेस्ट ही कवर हो पाया, प्रेफरेंस डिविडेंड तो कवर हो नहीं पाए। अच्छा हम अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखें कि देखो मैम हम ईबीआईटी से शुरू करें, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लपेटे में लेना है, तो करते करते तो हम पहुंच गए अर्निंग्स फॉर इक्विटी में। तो एक काम करो मैम, ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी फॉर्मूला बना लो, बना सकते हो, बना भी लिया धक्के का, तो आंसर फिर नहीं आना 2.5, मुझे आंसर 2.5 चाहिए। फ्लॉ भी है इस फॉर्मूला में, मैंने धक्के से फॉर्मूला बनाया ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी, ताकि लपेटे में इंटरेस्ट भी आ गया जी, ताकि लपेटे में प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया जी, बात तो हमारी पूरी हो गई। बट इलॉजिकल बात है, क्या इलॉजिकल बात है, अब वो सोचना है। टैक्स टैक्स आ रहा है बीच में ना, एक लॉजिकल बात ये है, मेरा न्यूमरेटर प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स है, प्री टैक्स, टैक्स लगने से पहले, और ये डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, पोस्ट टैक्स, तो ये लॉजिकल रेशो है ही नहीं, लॉजिकल फॉर्मूला है ही नहीं। अब थिंग इज, ऊपर वाले केस में ये दिक्कत क्यों नहीं आई थी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी जब तक लगा रहे थे ये दिक्कत क्यों नहीं आई थी, क्योंकि ईबीआईटी भी प्री टैक्स है और ईबीटी भी प्री टैक्स है, इंटरेस्ट अपने आप में एक प्री टैक्स फिगर है जो कवर कर रही है बेसिकली, राइट। बट अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर ले लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड हम कब पे कर रहे हैं, टैक्सेशन के बाद, पोस्ट टैक्स बेसिस पर पे कर रहे हैं, तो इसकी कवरेज को लेकर अब एक कैच आ गया। मैं एक चीज सजेस्ट करने वाली हूं, पहले उसका लॉजिक समझना फिर आपके क्वेश्चंस देखना। देखिए मैं अभी भी ना ईबीआईटी से ही शुरू करूंगी, ईबीआईटी मेरे लिए एक प्री टैक्स चीज है, ईबीटी भी एक प्री टैक्स चीज है, यहां पे मैं माइनस करने वाली हूं प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन विच इज एक्सप्लेन बाय दिस फिगर। बस इसके लिए मैंने नाम सिंप्लीफाई क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन,
कि ये कंपनी पर कितना बर्डन या ईबीआईटी पर कितना बर्डन डाल रहा है। नाउ एक चीज मुझे बताना, आपने लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट बेटा जी कितनी है? 1400। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे कहां से पे करना है? ईएटी से 1400। लेट अस से मैं बोलूं कि यार ईएटी शुड बी सफिशिएंट कितना? 1400, ताकि प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकें, भले इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे, तो मेरे को मिनिमम पॉसिबल ईएटी कितना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में? 1400 ही चाहिए। अगर मुझे ईएटी मिनिमम पॉसिबल 1400 चाहिए, तो आप सोचो ईबीटी मिनिमम पॉसिबल कितना चाहिए? 1400 ही चाहिए क्या? नहीं, यहां पर टैक्स माइनस होता है 30%। अगर मुझे एक पोस्ट टैक्सेशन फिगर 1400 चाहिए, तो प्री टैक्स पे मेरे पास कितना अवेलेबल होना चाहिए बेटी? 2000। बेटा जी 2000 को आपने क्या किया? सिंपली आप बोलो यार 100 का ईबीटी है, 30 टैक्स देते हो तो 70 बचता है। तो अगर ये 1400 70 को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 क्या है? 2000। बात क्लियर होगी? तो ईबीआईटी के ऊपर बर्डन क्रिएट हुआ सबसे पहले इंटरेस्ट का, बाद में बर्डन क्रिएट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का। बट प्रेफरेंस डिविडेंड का बर्डन ईबीआईटी पर 1400 का नहीं है बेटा जी, वो शुरू से कितना है? 2000 का है। आप ये देखो ईबीटी के ऊपर इंटरेस्ट, मैं रिवर्स में चल रही हूँ, इंटरेस्ट कितना था एग्जाम्पल में? 4000। तो हम ये बोले कि ईबीआईटी शुड बी सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन, तो ईबीआईटी कितना होना चाहिए जी? 6000 का। हम ये नहीं कभी बोलेंगे, हम ये नहीं कभी बोलेंगे कि देखो इंटरेस्ट तो 4000 का है और प्रेफरेंस डिविडेंड 1400 का है, हेंस ईबीआईटी 5400 का हो तो दोनों ऑब्लिगेशन मीट हो जाएंगी। जी इंटरेस्ट तो मीट हो जाएगा, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड 1400 का मीट हो पाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 1400 का पे करना मतलब प्री टैक्स पर ईबीटी अवेलेबल हो 2000, तो इसकी ऑब्लिगेशन 1400 की नहीं है, 2000 की है। हेंस अगर ईबीआईटी 6000 का है तो प्यार से इंटरेस्ट मीट कर सकते हो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड मीट कर सकते हो। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर, फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर जो रिस्क क्रिएट होता है उनकी कवरेज को लेकर रिस्क होता है। सो इफ आई आस्क यू, प्रेफरेंस डिविडेंड की कवरेज को लेकर रिस्क जो 1400 का नहीं है वो 2000 का है। ठीक है, कि कल को जी ईबीआईटी गिर गया तो अल्टीमेटली ये ना हो कि ईपीएस पर इंपैक्ट आएगा। बट पॉइंट इज ईबीआईटी पर शुरू से बर्डन या शुरू से भार या शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो कितनी है प्रेफरेंस डिविडेंड को मीट करने की? 2000। तो अब मेरे पास फॉर्मूला बना है जी। हमने न्यूमरेटर में प्रेफरेंस डिविडेंड को लिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी, वेयर टी इज टैक्स रेट, टैक्स रेट। अब इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं, मैं इस चीज को सॉल्व करूं, देखिए ईबीआईटी ओरिजिनल में कितना था? 10,000। ईबीटी कितना था? 6,000। माइनस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वैसे तो 1400 का था, इसको मैंने डिवाइड किया 0.7 से, तो मेरे पास ये कितना हो गया? 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000 माइनस 2000, तो 4000 बच गया डिनोमिनेटर में। आपका आंसर कितना आ गया जी? 2.5, जो कि आना चाहिए था। सॉल्व बाद में कर लेना, एक चीज दोबारा से, एक चीज किसी और तरीके से समझ लो। ऑपरेटिंग लीवरेज में जो आपने मुझे फॉर्मूला बताया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कैन आई कॉल ईबीआईटी एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट? डू यू ऑल अग्री? अग्री कर रहे हो? ऐसे ही जब तक फाइनेंशियल लीवरेज वो डिस्कस की थी केस 1 वाली, जिसमें अभी प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आपने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा था क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। Can EBT be explained as EBIT minus interest? तो हम क्या माइनस करवा रहे हैं? इंटरेस्ट, क्योंकि अभी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। बट जब प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया उसको भी तो माइनस करना है। बट पॉइंट इज शुरू से ईबीआईटी क्या है? प्री टैक्स। ये भी प्री टैक्स, इंटरेस्ट भी क्या है? प्री टैक्स। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड एब्सोल्युटली इतना ही क्यों माइनस करवा दूं 1400 का? वो तो मेरे लिए पोस्ट टैक्स फिगर है। तो किसी भी पोस्ट टैक्स फिगर को प्री टैक्स पर लेकर आना है तो आप उसको डिवाइड करोगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो ये भी अब लॉजिकली आ गई प्री टैक्स पर। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला। अब ये देखो बीकॉम की किताबें पता है क्या बोलती हैं? इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला लगा दो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाउएवर इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला लगा दो ये वाला। अरे भाई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ये चीज तो अपने आप ही जीरो बन जाती है।
अपने आप ही सिंप्लीफाई होके ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हो गया, फिर वही ट्रेनी एग्जेक्टिव वाली बातें करेंगे, हम गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए हमारी बुक में चेक कर लेना, एक ही फॉर्मूला है जी। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, अपने आप ही चीजें ठीक हो जाती हैं, एक ही फॉर्मूला हमने याद करना है, वो है ये फॉर्मूला। अब इसको अपनी कॉपी में लिख लो, आंसर निकाल लो 2.5, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊपर वाले को या तो देखो शुरू से सारी चीजें नेट ऑफ टैक्स ले लो, फिर इसको भी नेट ऑफ टैक्स, इसको भी नेट ऑफ टैक्स ले लो, या तो सब कुछ ही पोस्ट टैक्स रख लो। नीचे अर्निंग फॉर इक्विटी E18 ऐसे करके देख लो बेटा, आ रहा आ जाएगा, ठीक है चलेगा, एक्सेप्टेबल, बट देन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीआई और अदर ऑथर्स, बस ये चीज है। अच्छा पॉइंट इज, जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है उधर भी आप चीजों को नेट ऑफ टैक्स करते जा रहे हो, क्या क्या लॉजिक है? आंसर तो तब भी आ जाएगा, क्यों जाना, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है बेटा। नहीं सही वो भी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आई रियली अप्रिशिएट द वर्ड नेट ऑफ टैक्स भाई। एफएम में दूसरी क्लास में मेरे को सुनने को मिल गया नेट ऑफ टैक्स, अकाउंट्स में पढ़ा होगा मे बी आपने नेट ऑफ टैक्स, अदरवाइज बच्चों को नहीं पता होता नेट ऑफ टैक्स भला क्या होती है। मेन आइडिया इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो प्री टैक्स रहेंगे या तो पोस्ट टैक्स रहेंगे, बस। व्हाट इज फॉलोड बाय आईसीआई, सब कुछ प्री टैक्स बेसिस पर लेना इधर। हाँ जी, एनी रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड प्लीज लेट मी नो। डन है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा हाँ जी, क्या हो गया क्या हो गया? चलो अब आ जाओ जी बुक में, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लीवरेज की डेफिनेशन। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। इसका एक फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन, ये अप्लाई होता है ओरिजिनल सिनारियो में। और फिर इसका दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो चेंज कहां से मेजर करोगे? चेंज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। ओके नाउ आपके पास टेबल के राइट हैंड साइड पे कुछ एक स्पेस लिखी है ना, इसमें एक चीज लिखना, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, if there is no preference dividend, if there is no preference dividend, लिखिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईएटी बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। बट इस चीज के लिए क्या जरूरी है? देयर इज नो रेफरेंस डिविडेंड। हाँ जी लिख लिया। एक बार एक कॉपी में जाना, जो पहले वाला केस किया था जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, उस केस में जाना, चेक करना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तो आपने प्रॉपरली निकाला था 16.67। क्या ये बात ट्रू होल्ड कर रही है कि ईएटी में भी 16.67 ही चेंज है परसेंट और ईबीटी में भी वही है? क्योंकि ईबीटी से लेकर ईपीएस तक कुछ भी फिक्स तो आया ही नहीं ना, चेक करो। ईबीटी के बाद टैक्स प्रोपोर्शनेटली माइनस हुआ, ईएटी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी में भी वही चेंज है, ईपीएस में भी वही चेंज है, कितना? 16.67%। बट क्या ये बात ट्रू होल्ड कर रही है इन केस नंबर 2? उधर बोल देंगे कि जितने परसेंट से ईबीटी बढ़ा उतने परसेंट से ईपीएस बढ़ा ना। इधर केस नंबर 2 में ईबीटी कितने से बढ़ा? 16.67% से। चलो टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया, ईएटी में भी आप जो चेंज देख रहे हैं वो 16.67% का देखेंगे, बट पॉइंट इज दैट प्रेफरेंस डिविडेंड तो सेम रह गया, इसलिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी में मैग्निफिकेशन आ गई 25% की, हेंस ईपीएस भी मेरा 25% से बढ़ रहा था।
तो जहां प्रेफरेंस डिविडेंड है हम वहां नहीं कह सकते कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब होता क्या है, मैंने आपको ये लाइन क्यों लिखवाई है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे बोलता है इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10% व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। मेरी फाइनेंशियल लीवरेज में परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला किसका है, ईबीआईटी का इम्पैक्ट किस पर, ईपीएस पर। बट क्वेश्चन इम्पैक्ट ईपीएस पर नहीं पूछता, वो ईबीटी पर पूछ लेता है। हम कहें ईबीटी को तो लेकर कोई लीवरेज ही नहीं बनी हुई, जी ऐसा नहीं है। अगर उस क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है, तो कहीं ना कहीं हम उस लैंग्वेज से घबराएंगे नहीं, हमें पता है कि फाइनेंशियल लीवरेज का ही इस्तेमाल होना है। बात समझ में आ रही है जी? ओके ठीक ना। जैसे आज हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का एक टेबल एनालाइज किया, ऐसे फाइनेंशियल लीवरेज का ही है। बट अगर मैं वो अभी डिस्कस करवाने बैठूंगी तो आप लोगों ने सो जाना है या यहां से भाग जाना है। कल करेंगे डिस्कस उसको। कॉपी क्यों बंद हो रही है, कॉपी क्यों बंद हो रही है भाई, 8 मिनट पड़े हैं। चलो एक टॉपिक है बच्चे, फाइनेंशियल लीवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये हमारे लिए एक पेंडिंग टॉपिक रहेगा। सभी बच्चे अपने बुक्स में जहां पर इंडेक्स है ना, इंडेक्स में जाओ और एक पेंडिंग टॉपिक्स की लिस्ट मेंटेन करो। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है विच इज रिलेटेड टू फर्दर चैप्टर्स। पेंडिंग टॉपिक्स की एक लिस्ट क्रिएट करो। हाँ जी, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर। जी चैप्टर का नाम है लीवरेजेस, टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और इससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन नंबर 19 है या तो 26 है, मुझे वेरीफाई करना है, एक सेकेंड। लिख लिया जी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर वेरीफाई कर लू क्विकली क्विकली क्विकली। 19 या तो आपको कैसे पता, वाकई 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इससे रिलेटेड पेंडिंग रहेगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगले हफ्ते, लगभग 20-25 क्लासेस बाद इसकी बारी आई, ठीक है। तभी आपको सभी को लिखवाया ताकि ट्रैक में रहे। ओके वापस आओ बुक में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4। पार्शियली अभी कर रहे हैं, बाकी का पार्शियल होमवर्क में जाएगा। ओनली पार्शियली बेटा जी, ओनली पार्शियल। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से, फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पेज नंबर इट विल बी 4.9, 4.9। हाँ जी पढ़े। Delta Limited currently has an equity share capital of 10 lakh consisting of 1 lakh equity shares of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 6 lakh. देखिए क्या कह रहे हैं, पहले से इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है 10 लाख की, 6 लाख से इनको एक्सपैंड करना है। अब टू फाइनेंस द एक्सपेंशन 6 लाख लाने के 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं या प्लान्स हैं। प्लान नंबर 1, इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, एडिशनल 6 लाख ऑल इक्विटी सोर्स से आया। प्लान 2, issue 40,000 equity shares of 10 each and balance through long-term borrowings at 12% per annum. 4 लाख इक्विटी से 2 लाख बोरोइंग से। प्लान 3, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 3,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 3 लाख इक्विटी से 3 लाख डिबेंचर से। और फोर्थ क्या कह रहा है, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 लाख इक्विटी और 3 लाख preference. EBIT of company is expected to be 4 lakh per annum, assuming corporate tax rate of 40%. Requirement में calculate EPS in each of the above plan and financial leverage. ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि आप लोग EBIT to EPS तक पहुंचना जानते हो। एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 लाइक दिस। बट एफएम में एक चीज है यार कि इनकम स्टेटमेंट बनानी तो आती है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है प्लस अपनी गलतियां अवॉइड करनी है। एक रूल है, जब भी नया पैसा आ रहा है और बाइफर्केशन के साथ आ रहा है, आप देखो ना अलग अलग प्लान्स है उसमें भी बाइफर्केशन है। सो वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। ये क्वेश्चन की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा जी, हमारी तरफ से एक वर्किंग नोट है, बहुत जल्दी बन जाएगा, आई प्रॉमिस। बनाना है पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस, पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। क्विकली particulars, plan 1 2 3 4,
की हेडिंग डालो, पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे प्लीज। पर्टिकुलर्स 1 2 3 4। फिर आप ये बताओ कि पहला प्लान क्या कह रहा था, 6 लाख पैसा कौन से सोर्स से आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने यहां पर 6 लाख लिखा, पहले प्लान की बात खत्म हो गई। दूसरे प्लान ने क्या बोला कि 4 लाख आएगा इक्विटी से, 4 लाख इक्विटी से, और बाकी का 2 लाख डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोरोइंग्स है वैसे वो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 12% बोरोइंग्स। तीसरे प्लान ने क्या बोला? 3 लाख आएगा और बाकी का 3 लाख डिबेंचर्स। अब बोरोइंग नहीं है, कितना? 9% डिबेंचर्स। और लास्ट प्लान ने क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर्स कितना रेटेड डिविडेंड? 6% प्रेफरेंस शेयर्स। एक तो आपने रखी ये क्लैरिटी, बन गया जी ये। इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां जहां बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स है, किसी में प्रेफरेंस शेयर है, फटाफट से बाइफरकेशन के साथ आपने ये सब लिख लिया। अब मेन चीज क्या है कि देखो, आप इनकम स्टेटमेंट, अगर मैं ये पैटर्न ना बनवाती, आपने सीधी इनकम स्टेटमेंट शुरू करनी थी। फिर ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। फिर अलग अलग प्लान को छानते फिरोगे क्वेश्चन में, अच्छा किधर क्या इंटरेस्ट। आप चुपचाप पहले सारा इंटरेस्ट यहां फिगर आउट करो। मुझे बताओ, ओरिजिनल इंटरेस्ट कोई है? ओरिजिनली फर्म ऑल इक्विटी फर्म थी, ओरिजिनल इंटरेस्ट तो नहीं है। उल्टा प्लान नंबर 1 में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑल इक्विटी है जी। प्लान नंबर 2 में इंटरेस्ट है, 2 लाख पर 12%, कितना? 24,000। प्लान नंबर 3 में भी इंटरेस्ट है 27,000, बट प्लान नंबर 4 में इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसे ही लिखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड जी। ओरिजिनल कोई प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, प्लान 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4th में कितना? 18,000। और एक लास्ट जरूरी चीज, वेरी वेरी केयरफुली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस निकालना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स हैं जी हाँ, कितने हैं? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख तो देखो है ही। उल्टा अलग अलग प्लान्स में और जुड़ेंगे, वो क्वेश्चन ही बता रहा। प्लान 1 में कितना जुड़ेगा? 60,000 इधर, 40,000 इधर, 30,000 और इधर भी 30,000। सो पॉइंट इज, आपके पास टोटल इक्विटी शेयर्स आ गए 1,60,000, 1,40,000, 1,30,000 एंड 1,30,000। बच्चे, जब आपके पास पैटर्न बना हुआ है ना, अब ट्रस्ट मी, ईबीआईटी से शुरू करोगे, क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब पैटर्न में सामने क्लियर कट है, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने इक्विटी शेयर्स। ये पैटर्न बहुत हेल्प करता है इनकम स्टेटमेंट बनाने में, गलतियां अवॉइड करवा देगा। ठीक है जी। अब घर पर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ईबीआईटी से शुरू करोगे। चारों प्लान्स में कॉमन ईबीआईटी कितना? 4 कितना गिवन है? जो भी है 4 लाख। ईबीआईटी तो सभी जगह सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट ऑनवर्ड्स कहानी बदलनी शुरू होती। बस चलो जी, तो घर से सॉल्व करके लाइएगा क्वेश्चन नंबर 4। ओनली एंड ओनली क्वेश्चन नंबर 4, ओनली एंड ओनली क्वेश्चन नंबर 4। क्यों? क्यों होमवर्क नहीं होता? मैंने कॉपियां चेक कर लेनी है।